हम वो 90s के बच्चे हैं हम्म। जिसमें ये होता था कि अच्छा टॉपर सेक्शन है तो उसमें दो में डिवाइड हो जाएगा, या तो आप डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर। सर्जन्स का कहते हैं कि बिल्कुल अलग ही एटीट्यूड दिखता है, जिनको ओटी में पसंद होता है, बहुत रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स के लिए वो रेडी होते हैं। अभी WHO के डेटा के अनुसार 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके डायबिटीज है। उनमें से 7.5 करोड़ तो ऐसे हैं जो 18 साल से ज्यादा एज के हैं। बट जो सबसे अलार्मिंग और मैं कहूँगी चिंताजनक बात है वो है कि बच्चों में इसका नंबर डायबिटीज का बहुत बढ़ रहा है। डेवलप्ड कंट्री जितनी भी है, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री, उन्होंने ऐसा रूल है कि 18 के बाद में हर साल आपको एक फुल बॉडी चेकअप करवाना जरूरी है। 18 की एज के बाद में कुछ लोग होते हैं जिसको वॉशरूम जाने के बाद उनका पेट खाली फील नहीं होता, उनको ऐसे लगता है कि पेट भरा हुआ है। कि हार्मोन के लक्षण हो सकते हैं। सुबह हमारा कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, एकदम वो हाईएस्ट लेवल पे होता है जब आप उठे उसके 30 से 45 मिनट्स पहले। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की नज़र में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? ऐसे कहा जाता है कि जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, हार्मोन वाले डॉक्टर, उनको 90% बीमारियां ऐसी लगती है कि सब हार्मोन्स की वजह से हो रही है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से बात कर रहा है, किसी हार्मोन के थ्रू ही कर रहा है। पहले लोग बताते थे कि मेरे पेशाब पे चींटी आ रही है। अभी एप्स हैं जिसमें पेशेंट अपनी शुगर्स को अपलोड कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर मैं कहीं भी दूर बैठी हूँ, मैं उन एप्स पे पेशेंट की शुगर मॉनिटरिंग को देखकर एडवाइस दे सकती हूँ उनको। कोविड के बाद में डायबिटीज के काफी पेशेंट बढ़े हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ऐसा? थोड़ा सा जौ का आटा हो गया, चने का आटा हो गया, थोड़े से जो मिलेट्स हैं उनको ऐड करने से जो आपकी पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स हैं वो कम रहती हैं। आप राजस्थान में कहीं तो बहुत पॉपुलर पैटर्न है और अच्छा है कि बेजड़ की रोटी खाना। बेजड़ की रोटी। अगर किसी का मीठा खाने का मन हो तो क्या गुड़ या शहद खा सकता है वो? नेचुरल इज नॉट इक्वल टू सेफ, कि जो जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियां होती हैं उनको कम क्वांटिटी में खाना है। आप ओबेसिटी का इलाज करिए, आपकी डायबिटीज बेटर हो जाएगी। क्या डायबिटीज का इलाज करने से ओबेसिटी बेटर होती है? आजकल बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ आ गई हैं डायबिटीज मैनेजमेंट में। ये बनी थी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, बट ये अब वेट लॉस के लिए भी अप्रूव हो गई हैं। पुरुषों में हार्मोन्स की बात कम होती है, पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसकी क्या वजह होती हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है मेल्स में। हार्मोन्स को क्योस पसंद नहीं है। स्ट्रेस से, गैजेट से थोड़ा दूर रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास और आई ओपनिंग वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं डायबिटीज, हार्मोन, पीसीओएस और ओबेसिटी के बारे में। और इन सब टॉपिक्स पर क्लैरिटी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंकिता अनेजा, जो कि एक कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। ये दिल्ली के बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल और डॉक्टर RML हॉस्पिटल, इन सबसे ट्रेंड है। ये MD मेडिसिन में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और करंटली जयपुर में एंडोक्राइन डिसऑर्डर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंकिता अनेजा सिर्फ मेडिसिन पर ही नहीं, ये रूट कोज, डाइट, लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म हेल्थ पे काम कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक्चुअली डायबिटीज होती क्या है और कैसे बढ़ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या लाइफस्टाइल से इन सब डिजीज को कंट्रोल या रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए वेलकम करते हैं उनका। वेलकम टू शो मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई? तो हम वो 90s के बच्चे हैं जिसमें ये होता था कि अच्छा टॉपर सेक्शन है तो उसमें दो में डिवाइड हो जाएगा, या तो आप डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर। तो मेरा थोड़ा सा मेडिकल की तरफ ओरिएंटेशन था, इसलिए मैंने ये ब्रांच चूज़ की। और एक और मेन रीज़न था, ये कहिए कि मैं अपनी मम्मी का एक सपना जी रही हूँ। वो हमेशा बोलती थी कि ये वाइट कोट मुझे पहनना है। अच्छा। और जिस दिन मुझे वो डिग्री भी मिली थी अपनी MBBS की, सबसे पहले मैंने अपना वो वाइट कोट अपनी मम्मी को पहनाया था। इसमें भी आपने जो ब्रांच चुनी एंडोक्राइनोलॉजी, इसके पीछे क्या कहानी है? बिल्कुल, जो बेस ब्रांच मेरी थी जनरल मेडिसिन थी। तो सर्जन्स का कहते हैं कि बिल्कुल अलग ही एटीट्यूड दिखता है, जिनको ओटी में पसंद होता है, बहुत रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स के लिए वो रेडी होते हैं। वैसे मुझे एक पेशेंट से कनेक्ट करना, पेशेंट की कहानी सुनना, उनके सिम्टम्स को कुछ समझना, वो बहुत पसंद था। अच्छा। इसलिए मैंने पहले जनरल मेडिसिन शुरू की। फिर एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो एक क्रॉनिक डिजीजेस से डील करते हैं हम। तो जो पेशेंट आपके साथ एक बारी कनेक्ट हो गया वो लाइफ लॉन्ग तक रहता है। अच्छा। तो इसलिए प्रॉब्ली वो एक कनेक्शन जो मैं पेशेंट्स के साथ डेवलप कर लेती हूँ, जिसमें मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, उनको समझने की कोशिश करती हूँ, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ये एक कारण था मेरा एंडोक्रिनोलॉजी चूज़ करने का। अच्छा,
तो इसमें आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं अभी? बिल्कुल, अगर हम 80% पेशेंट्स की बात करें तो वो डायबिटीज़ और थायराइड के आते हैं। अच्छा। बट आजकल क्योंकि ओबेसिटी भी इंडिया में पैंडेमिक हो गया है, इसलिए ओबेसिटी के पेशेंट्स भी हम देखें। बाकी आपके सर से लेके नीचे तक कह लीजिए जितने हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब हम देखते हैं। अच्छा। जैसे अगर आदमियों में बच्चे ना हो पाना, फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस और कोई बोन की प्रॉब्लम्स होना, इन सब से हम एंडोक्रिनोलॉजी में डील करते हैं। अभी WHO के डेटा के अनुसार 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके डायबिटीज़ है, और उनमें से 7.5 करोड़ तो ऐसे हैं जो 18 साल से ज़्यादा एज के हैं। तो इतना डेटा क्यों बढ़ रहा है? इंडिया बाकी चीज़ों में आगे हो ना हो, बट क्रॉनिक डिजीज़ेज और डायबिटीज़ में तो हम बहुत जल्दी से टॉप करने वाले हैं। अब क्या है, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गया है, वो एक कारण है। प्लस पहले हम ऐसा देश था जो भूखमरी थी, अब इतना एक्सेस न्यूट्रिशन हो गया है जिसको हम बर्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। तो ओबेसिटी एक मेन कारण है जो हम डायबिटीज़ का राइज देख रहे हैं। अच्छा। बट जो सबसे अलार्मिंग और मैं कहूँगी चिंताजनक बात है वो है कि बच्चों में इसका नंबर डायबिटीज़ का बहुत बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले यही, बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों के पास आजकल खेलने का टाइम नहीं है, स्ट्रेस, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, हाथ में गैजेट्स हैं, जो आजकल खेलने का बिल्कुल सिस्टम है वो चेंज ही हो गया है। आपने भी एक टर्म यूज की, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, ये ऐसी एक लंबी बीमारियां हैं जो हमेशा के लिए रहती हैं। हमारी डिजीज़ेस कम्युनिकेबल होती हैं या नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो मतलब छूत की बीमारी ना हो, छूने से नहीं, बट ये मोस्टली क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं, लंबे समय तक चलती रहेंगी। जैसे इसमें आपको आ जाता है डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई, आजकल हम नई प्रॉब्लम जो लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो गया, ये सब हमारी क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। अच्छा। और ये हमारी एक कंट्री के लिए मैं कहूँगी एक फाइनेंशियल बर्डन, एक फैमिली के लिए भी ये सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन करती हैं, बिकॉज ये एकदम आपको कुछ नहीं करेंगी, बट आपको ज़िंदगी भर इनके लिए दवा लेते रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहते हैं कि डायबिटीज़ के सिम्टम बहुत लेट आते हैं? बीमारी तो काफ़ी समय पहले स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, यही रीज़न है कि डायबिटीज़ मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं चलता है। सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि उनको वो पेशेंट नॉर्मल सोच के इग्नोर कर रहा होता है। इसलिए स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हमें बीमारी ना हो, हमें सिम्टम्स नहीं आए हैं, बट हमें रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हिंदुस्तान में ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। जब तक हमारी बीमारी बहुत बढ़ नहीं जाती है तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और रूटीन चेकअप तो बहुत कम ही होते हैं अभी भी। डेवलप्ड कंट्री जितनी भी है, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री, उन्होंने ऐसा रूल है कि 18 के बाद में हर साल आपको एक फुल बॉडी चेकअप करवाना ज़रूरी है, 18 की एज के बाद में। अपने इंडिया में तो ऐसा है नहीं। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर तो पूरी बीमारी बढ़ने के बाद भी वो बोलते हैं अरे इतने पैसे के टेस्ट लिख दिया आपने मिनिमल कराई। तो मुझे लगता है एक स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट हर नेशन में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड प्रॉब्ली आपके पॉडकास्ट के थ्रू या वो, मैं लोग को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बीमारी को बढ़ने से पहले बहुत चीज़ें ये साइलेंट फेज में रहती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हमें टेस्ट से ही पता चलता है कि वो। तो अगर मैं आपको बताऊं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, वो कहती है कि 35 ईयर्स के बाद आपका डायबिटीज़ चेकअप होना चाहिए, और वो नॉर्मल आए तो बहुत बढ़िया है, फिर भी हर 3 साल में चेक करिए। अगर वो एबनॉर्मल कुछ आ रहा है तो साल साल चेकअप होना चाहिए। और अगर आप में मोटापा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की बीमारी है, या हम कहीं जो हम एशियन एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, हम लोग ऑलरेडी हाई रिस्क पे हैं, तो हम लोगों को 35 ईयर्स के बाद अपनी डायबिटीज़ स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी रात नींद लेते हैं 8 घंटे की, उसके बाद सुबह उठते हैं तो उनको थकान फील होती है कि थकान, ऐसे नींद पूरी नहीं हुई। तो क्या ये भी डायबिटीज़ के सिम्टम हो सकते हैं? बिल्कुल, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। ये सुबह थके रहना काफ़ी हार्मोन से रिलेटेड होता है। मतलब एक तो स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, इतनी भाग दौड़ है, हर जने को लाइफ में आगे निकलना है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स भी आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, और सुबह की जो स्टेट है उसमें आप फ्रेश नहीं फील करते हैं। फिर जो मोटे लोग होते हैं उनको रात को क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा नहीं आता है, इसलिए वो सुबह टायर्ड फील कर सकते हैं। फिर आपने जैसे बोला डायबिटीज़ का ये एक लक्षण हो सकता है, फिर ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म का भी लक्षण हो सकता है।
अच्छा, थायराइड की बीमारी का भी? बिल्कुल, थायराइड हार्मोन जब बॉडी में प्राप्त मात्रा में नहीं बन रहा होता है, तो हम पूरे दिन ऐसे लेथार्जिक, थके-थके रहते हैं। प्लस इंडियंस में अगर मैं कहूँ, सबसे पहले हमें हार्मोन से पहले भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, इन सब के भी लक्षण, ये थकावट हो सकती है। बट इसे जस्ट एक स्ट्रेस सोचना या नॉर्मल सोच के इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिसको वॉशरूम जाने के बाद उनका पेट खाली फील नहीं होता, उनको ऐसे लगता है कि पेट भरा हुआ है। कि हार्मोन के लक्षण हो सकते हैं ये? बिल्कुल, ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म का लक्षण होता है, जिसमें हम्म, कब्जी रहती है पेशेंट को, हम्म, क्लियर नहीं होता है। बट उससे पहले जो कॉमन कारण होते हैं कि फाइबर इनटेक का कम होना, प्लस पानी का कम पीना, और एक गट को मूवमेंट के लिए, गट मतलब होता है हमारा इंटेस्टाइन के मूवमेंट के लिए आपको वॉकिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अच्छा। अगर आप चल नहीं रहे हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो वो भी आपको कब्जी कर सकता है। तो ऐसे हो रहा है तो फिर क्या करे इंसान? हुँ। देखिए, पहले तो अपना वाटर इनटेक बढ़ाने की कोशिश करिए, हम्म, फाइबर इनटेक बढ़ाने की कोशिश करिए। फिर भी अगर ये सिम्पटम्स परसिस्ट करें, हम्म। तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और बहुत से डॉक्टर्स ऑलरेडी, अगर आप कॉन्स्टिपेशन के साथ जाते हैं, तो वो आपकी थायराइड की जाँच कराते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जब सुबह उठते हैं तो उनको चक्कर आते हैं, ऐसे हाथ पैर कपकपाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? इतना ज़्यादा होना तो ये एबनॉर्मल है। हम्म, बट नॉर्मली क्या है, जब आप सुबह उठते हैं, आपकी बॉडी आपको एक दिन के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तो नॉर्मल जो हार्मोन्स हमें अलर्ट रखते हैं, उनका लेवल पीक मतलब सर्ज करता है सुबह सुबह के टाइम। तो आपको थोड़े ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। बाकी ये हाइपरथायरॉयडिज्म, शरीर में थायराइड हार्मोन का ज़्यादा बनना का भी एक लक्षण हाथ पैर हिलना, वज़न कम होना होता है। थायराइड में आपने बोला हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है हम्म, कि बॉडी शरीर में थायराइड हार्मोन कम बना रही है। हम्म। इसमें जो TSH होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें, तो पेशेंट थका थका रहेगा, कब्जी रहेगी, खाता तो कम हूँ पर वज़न बढ़ रहा है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये इसके लक्षण होते हैं। और जो आप हाइपरथायरॉयडिज्म कह रहे हैं, उसमें शरीर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनाता है। जो TSH है वो सप्रेस्ड मतलब कम की साइड हो जाता है। उसके लक्षण होते हैं कि पेशेंट को अनवांटेड वज़न कम हो रहा है, हाथ पैर कँप पाते हैं, हम्म, उनको लूज़ मोशन रहते हैं, हम्म, भूख बहुत ज़्यादा रहती है, दिल हम्म। की धड़कन बढ़ना, पसीना आना, ये सब आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा कोई एज फिक्स होती है कि इस एज के बाद में ऐसे सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं और इस एज के पहले नहीं आएंगे? हुँ। ऐसा बहुत एज स्पेसिफिक तो नहीं है, बट हाँ, कुछ 2 पीक्स हम बोलते हैं कि हम्म, आते हैं कुछ। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में 5 से 15 साल के में हो सकता है, या इसका एक लेटर पीक भी होता है। बट ये सारी बीमारियाँ फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं। ऐसा क्यों? ये ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। मतलब? हाँ, इसमें क्या है, जैसे आप कहिए, आपकी बॉडी के सिपाही जो हम्म, आपको इन्फेक्शंस वगैरह से हम्म। बचा रहे हैं, वो आपकी बॉडी पे ही अटैक करने शुरू करते हैं। अच्छा। हाँ, और ये सब डिजीज़ेस हमारी, जैसे आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी आपकी एक ऐसी बीमारी है, जो लोग गठिया बोलते हैं उसे। तो ये सब डिजीज़ेस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, तो ये सब हार्मोन की वजह से होती है? बिल्कुल। गठिया भी हार्मोन की वजह से होती है? नहीं, गठिया का इन्फ्लेमेशन अलग है, हम्म, ऑटो इम्यून प्रोसेस है। हम्म, अब ऑटो इम्यून प्रोसेस जो था, मतलब मेरे बॉडी के सिपाही जो मुझे बचा रहे थे, हम्म। उन्होंने मेरे पे ही अटैक कर दिया। अगर उसने किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पे इफ़ेक्ट किया, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड हमारे शरीर में हार्मोन बना रहा है, जब उसने थायराइड पे अटैक किया, तो उसमें वो आपको हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। गठिया में वो जॉइंट्स पे अटैक करते हैं, ऐसा है। कुछ लोगों में जैसे बीपी या शुगर होती है, सुबह के टाइम पे पीक पे होती है, हाई लेवल पे होती है, ऐसा क्यों होता है? हाँ। देखिए, अगर हम नॉर्मल बीपी और शुगर के पैटर्न को आपको समझाएं, तो ये नाइट में डिप करते हैं हमारे नॉर्मल बीपी वगैरह, और सुबह के टाइम ऊपर बढ़ते हैं। ये सब हार्मोन रेगुलेटेड है। बट वो नॉर्मल होना चाहिए, सुबह हाई नहीं जाना चाहिए। तो अगर किसी का रात को डिप वो ठीक से नहीं हुआ, मतलब उसको बीपी की बीमारी है, और वो लंबा टाइम प्रोलॉन्ग हो गया, तो वो सुबह आपको ज़्यादा लगता है कि मेरा बीपी ज़्यादा है। अच्छा, जो शाम को रात के टाइम पे कम हो जाना चाहिए था वो कम हुआ नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही कह हम्म, रहे हैं आप। तो इसे नॉकटर्नल डिपिंग बोलते हैं।
ये नॉर्मल पैटर्न होता है हमारे बीपी में। तो जिन लोगों को बीपी की बीमारी नहीं है उनमें नॉक्टर्नल डिपिंग होना चाहिए। ये फिजियोलॉजिकल है, मतलब नॉर्मल है, हेल्दी है। अगर पहला रिस्पॉन्स बॉडी का यही होता है जब बीपी डेवलप होता है, ये नॉक्टर्नल डिपिंग नहीं होती है, तो अच्छा। वो बीपी परसिस्टेंटली हाई रहता है। और सुबह हमारा शरीर कुछ ऐसे हार्मोन्स निकालता है जो मैंने आपको बताया कि हम प्रिपेयर करते हैं डे के लिए, वो बीपी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो मतलब ये हाइपरटेंशन के लिए ये लोग प्रोन हैं। तो ऐसे लोगों को अगर किसी में हो रहा हो तो उनको शाम के टाइम बीपी चेक करें, सुबह के टाइम पे बीपी चेक करें? एक्चुअली हम कहते हैं कि पूरा सुबह भी और शाम भी करिए, बट बीपी नापना जब भी है आराम से बैठिए, 10 मिनट रिलैक्स करिए। ये ना हो कि आपने इमिजिएटली पहले कॉफ़ी वगैरह कंज्यूम की और बैठ गए। एटलीस्ट आधा एक घंटा पहले कुछ खाया हो, आराम से बैठिए। सेम टाइम पे डेली मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है। कितने दिन तक ऐसे ट्राई करें? अगर आप हाइपरटेंशन है तो बीच बीच में आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। बाकी अगर आपको लक्षण आ रहे हैं तो करिए, वरना हर रोज़ ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मॉनिटर करना है। या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फिर अब आपका मोटापा बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं, तो मॉनिटर करिए। अपने इंडिया में एक कॉमन चीज़ है कि सुबह उठते हैं तब चाय या कॉफ़ी लेना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो ये हार्मोन को कैसे इम्बेलेंस करती है ये चीज़ें? बिल्कुल, ये वेस्टर्न ट्रेंड्स को हमने पकड़ लिया है। और अगर अभी मैं बात करूंगी तो बहुत लोग मेरे से ये आर्ग्यू भी करेंगे कि अरे कॉफ़ी तो आपको पता है आजकल वो हो रहा है कि फैटी लिवर को रिवर्स कर देती है ना। ये स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने बोला कि 2 कप कॉफ़ी पीने से आपका फैटी लिवर में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है लॉन्ग टर्म के लिए। बट उन्होंने उस स्टडी में कोई टाइमिंग नहीं मेंशन किया। एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट हमें चाय कॉफ़ी अवॉइड करना ही है। पहले अगर गैस्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। अब आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, अगर हम हार्मोन की बात करें तो सुबह हमारा कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ता है। अगर एकदम वो हाईएस्ट लेवल पे होता है जब आप उठे उसके 30 से 45 मिनट्स पहले। वो बॉडी का मैकेनिज्म है कि एक डे है, मुझे पूरा निकालना है, मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ, ठीक है। अगर आपने कॉफ़ी पी ली तो वो लेवल को थोड़ी देर में डिक्लाइन होना था, उसको आपने डिक्लाइन नहीं होने दिया। अच्छा। वहाँ आपने बॉडी के हार्मोन को डिस्टर्ब कर दिया है, नॉर्मल को। तो खाली पेट चाय कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए हमें। और आइडली हमें इसे कुछ सुबह थोड़ा सा खाकर उसके 60-90 मिनट्स के गैप पे कंज्यूम करना चाहिए। जब इस चीज़ के लिए लोगों को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, नुकसान नहीं करती, आप चाय या कॉफ़ी पीने से आधे घंटे पहले या 5 मिनट पहले आप पानी पी लिया करो 1 गिलास। तो क्या ये सही है? देखिए, हाइड्रेशन कॉफ़ी से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो पार्शली करेक्ट हैं, पूरे करेक्ट नहीं है, बट मैं कहूँगी एक स्मॉल थोड़ा सा मील लेना भी बेटर है। और इनफैक्ट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगी, क्योंकि आपने मेरे से हार्मोन से रिलेटेड ये पूछा है, कि डायबिटिक पेशेंट्स में पाया गया कुछ स्टडीज़ में कि अगर उन्होंने खाली पेट कॉफ़ी कंज्यूम की तो उनकी शुगर्स जो मॉर्निंग की थी वो राइज हुई। तो ये पैटर्न वेरिएबल हो सकता है, सब में अप्लाई में भी ना करें, बट स्पेशली जो लोग डायबिटिक्स हैं उनको अगर वो खाली पेट कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको अपनी शुगर्स मॉनिटर करनी चाहिए कि कहीं एकदम ये स्पाइक तो नहीं आता है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की नज़र में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? आई थिंक हमें इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करनी चाहिए, है ना। क्योंकि अब मैं बोलूँ ग्रीक योगर्ट खा लीजिए, ये खा लीजिए, प्रैक्टिकल नहीं है इंडियन हाउस होल्ड्स में। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, संतुलित आहार, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट होनी चाहिए। अगर आप सुबह सुबह सिर्फ एक फलों का थाल भर के खा लेंगे, जो बहुत डायबिटिक पेशेंट्स आकर मुझे बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपकी शुगर्स एकदम स्पाइक करेंगी, एकदम फॉल करेंगी। फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, जो फ्रक्टोज शुगर होता है, वो हाई अमाउंट में होता है। आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक डे के लिए रेडी करेगा, एक लेवल्स ऑफ एनर्जी को सस्टेन बना कर रखेगा। तो अब इंडियंस में ठीक है, पोहा खा लिया, बट उन्हीं पोहा में कुछ सब्जियां ऐड करिए, कुछ स्प्राउट्स ऐड करिए कि उसमें प्रोटीन कंटेंट को इम्प्रूव करिए। बाकी आप मिल्क कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी है तो थोड़ी देर में, मिल्क भी मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि वो भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। बाकी बेसन का चीला हो गया आपका, अगर एग्स खाते हैं आप तो वो भी वंडरफुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन विद सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें नाश्ते में लेना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, हार्मोन वाले डॉक्टर, उनको 90% बीमारियां ऐसी लगती है कि सब हार्मोन्स की वजह से हो रही है। आप ये मान लीजिए कि गाड़ी है, उसमें तेल से डलती है,
तो ये जो एंडोक्राइन में हम डील करते हैं हार्मोन से, ये ही आपकी पूरी बॉडी को चलाते हैं। इसलिए अच्छा। हम गलत नहीं होंगे कहने में कि बॉडी पूरी एंडोक्राइन सिस्टम पे ही बेस्ड है। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो आपस में, अगर मेरा बॉडी का एक सेल दूसरे सेल से बात कर रहा है या एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से बात कर रहा है, तो वो किसी हार्मोन के थ्रू ही कर रहा है। तो प्रॉब्ली आपने मेरे से शुरू में सवाल पूछा था कि आपने ये ब्रांच क्यों ली, तो मुझे लगता है ये एक मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस है जो मेडिसिन से भी काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। तो शरीर पूरा आपका इन हार्मोन से ही चल रहा है। सुबह सुबह मीठा खाना कितना नुकसानदेह है? एकदम सुबह वही अगर आपने मीठा से शुरुआत किया, एक तो आपके हॉर्मोन्स जो पीक हुए हुए थे, जो आपकी बॉडी को रेडी कर रहे थे, वो ऑलरेडी आपके शरीर में शुगर के लेवल को सुबह बढ़ाते हैं। तो आपने और लोड दिया तो वो जो शुगर का स्पाइक था वो थोड़ा हायर हो जाएगा आपका। प्लस आपको थोड़ा सस्टेन्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी लेना चाहिए। जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपको एकदम एनर्जी तो देते हैं, बट ये डाउनफॉल भी बहुत जल्दी लाते हैं। तो सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे आप, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, एकदम लो फील करने लगेंगे, फिर कुछ और आप गलत कंज्यूम करेंगे। तो एकदम सिर्फ मीठा खाना सुबह करेक्ट नहीं होगा। अपने इंडिया वालों में क्या दिक्कत होती है ना, कि जैसे मम्मी चाय बना रही है, किचन में चले गए अपन, तो डिब्बे में से एक चम्मच निकाली, शक्कर खाई, थोड़ी सी खुद खा ली और रख दी वापस। चल रहे फिर रहे, गुड़ दिख गया गुड़ खा लिया, कुछ और दिख गया वो खा लिया। तो इससे क्या नुकसान होता है? बिल्कुल। तो गुड़ से तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो हर पेशेंट की शुगर थोड़ी ऊपर है। पूछो, अरे मैडम बिल्कुल चीनी नहीं खाते। अच्छा, गुड़? हाँ, गुड़ तो नेचुरल है ना। सही है। तो गुड़, चीनी, शक्कर, देसी खांड, शहद, ये सब इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर्स हमारे बॉडी में जो स्पाइक है ब्लड ग्लूकोज का, सेम करते हैं। ये नेचुरल होना मतलब सेफ नहीं है। और स्पेशली ये प्लेन शुगर्स को खाना, और कितना ही हम आजकल हार्ड वर्क करते हैं आजकल, मतलब कैलोरीज बर्न करने के लिए भी या तो आप स्पेशल टाइम निकाल के जिम जाइए, वरना फिजिकल वर्क हमारा कुछ रहा ही नहीं है। पहले प्रॉब्ली दुकान पे सब्जी लेने जाते थे, वो भी आजकल बंद हो गए हैं, वो भी घर पे आता है। तो आई थिंक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर्स तो बिल्कुल अवॉइड ही करने चाहिए। प्लस हम एशियन एथनिसिटी के लोग हैं, हम ऑलरेडी हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ पे बैठे हैं। तो जितना हो सके हमें नेचुरल शुगर्स इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल लेनी चाहिए, बट ये जो रिफाइंड फॉर्म्स हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। पहले के लोग ज़्यादा खाते थे अभी से मीठा, लेकिन पहले क्या करते थे, ऐसे कहा जाता है कि वो हार्ड वर्क ज़्यादा करते थे, इसलिए उनके नुकसान नहीं करती थी वो। बिल्कुल आपने सही बात बोली है। प्लस अगर हम देखें तो हमारा इन्वायरमेंट कितना चेंज हुआ है। आजकल जो आप सब्जी खा रहे हैं वो कितनी पेस्टिसाइड से भरी आ रही है। तो सिर्फ बिकॉज ये पॉइंट बहुत लोग आके आर्ग्यू करते हैं कि हमारे दादाजी 100 साल जिए थे, वो तो ये सब खाते थे, आप डरा रहे हैं ये सब। बट आपको रियलाइज़ करना है कि लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, बीमारियों का पैटर्न चेंज हुआ है। तो सब चीज़ें वैसी कर लेना गांव में जाके, या तो आप उतनी मेहनत करिए तो खाइए, बढ़िया है। अभी आप बाहर निकलते ही आपकी गाड़ी रेडी खड़ी होती है, आपकी स्कूटर रेडी खड़ी होती है, सब्जी लेने के लिए आप जाने नहीं वाले हैं, बच्चों के पास शाम को खेलने का टाइम है नहीं। तो वो सिर्फ एक्सेस एनर्जी को हम सिर्फ अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं और बीमारियों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी जांच होती है जिससे पता चल जाएगी ये डायबिटीज इनको है या नहीं है? बिल्कुल। तो डायबिटीज़ के लिए हमारी जांचें 3 मेन मैं आपको जैसे बताती हूँ। एक होता है फास्टिंग शुगर, मतलब खाली पेट शुगर चेक करना। एक हम करते हैं टेस्ट ग्लूकोज लोड के बाद, मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के उसके बाद चेक करते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट जांच होती है जिसे बोलते हैं HbA1c, वो हमें 3 महीने की एवरेज ग्लूकोज बताती है। HbA1c। बिल्कुल। तो हम इसकी जांच कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए डायबिटीज़। पहले के टाइम पे इतनी लैब वाली चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो पहले कैसे जांच करते थे लोग? पहले लोग बताते थे कि मेरे पेशाब पे चींटी आ रही है। इंटरेस्टिंगली बहुत लोग अभी भी आकर ऐसे बताते हैं। बट देखिए, पहले लाइफ की लॉन्गेविटी कम थी, इतनी बीमारियां हो जाती थी और पता ही नहीं चलता था। अभी स्क्रीनिंग होती है, तभी जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है। प्लस ये HbA1c और रैंडम शुगर टेस्टिंग काफ़ी ज़मानों से चल रहे हैं। जो HbA1c होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? HbA1c को हम 5.7 से 6.4 को हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो 5.7 से नीचे वाला नॉर्मल है, और जो 6.4 अबव
उसको मतलब 6.5 कह लीजिए, उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। एक हेल्दी इंसान, एक प्री डायबिटिक पेशेंट और एक डायबिटिक पेशेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? जो एक हेल्दी इंसान है, जब भी उसने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया तो उसकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो उसको यूटिलाइज कर देगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो प्री डायबिटीज़ है, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इंसुलिन, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसको सेल्स में पहुंचाता है, तो वो यूज़ हो जाती है पूरी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। बट जैसे ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या जिसे आप कहिए प्री डायबिटीज स्टेज शुरू होती है, उसमें हमारी ये कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज ना होकर लिवर में जाके स्टोर होने लगते हैं, पैनक्रियाज में जाके स्टोर होने लगते हैं, या यूरिन में निकलने लगते हैं। और डायबिटीज़ तब हो जाती है जब पूरा कंप्लीट इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जो हमने खाया कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, उसे बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन प्रेजेंट है बट वो काम नहीं कर पा रही है, तो ये एनर्जी जो हमने खाई वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है, और सेल्स को लगता है कि अरे मैं तो भूखा हूँ, तो पेशेंट को वो शुगर क्रेविंग्स और वो सब स्टार्ट हो जाती हैं। एक डायबिटीज पे वाले पेशेंट को कौन से ऐसे एक्सट्रीम सिम्टम है जो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? आई थिंक एक्सट्रीम वेट लॉस अगर हो रहा है, आप थेरेपी पे हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्लस सिर्फ डायबिटीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको आँखों के सामने कुछ बिंदियाँ सी घूम रही हैं, कुछ विजन में सडन डिटेरियोरेशन हो रहा है, तो उसे कभी इग्नोर ना करें। अगर आपको कोई चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, या पैरों में झुंझुनाहट, सुनपन शुरू हो रहा है, ये डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है, इनको कभी इग्नोर ना करें। पतले लोगों में और मोटे लोगों में, दोनों में से किस में ज़्यादा चांसेस है डायबिटीज़ होने के? मोटे लोगों में डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस हैं, बट ऐसा मान लेना कि पतले जने को डायबिटीज़ नहीं हो सकती है, ये पूरी एक गलत बात होगी। डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी है? डायग्नोसिस हो गया है, पेशेंट डायबिटीज़ है, तो हम कहते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस है वो स्क्रीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपकी ग्लूकोमीटर में एक रीडिंग नॉर्मल आ रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम से फ्री हूँ। ईयरली हम इन पेशेंट्स में किडनी का चेकअप बोलते हैं, आँखों का चेकअप बोलते हैं, अगर प्रॉब्लम्स आए तो मोर फ्रीक्वेंटली हमें चेक कराना चाहिए ये सब। प्लस हर विजिट पे एज अ डॉक्टर, एज अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि आपको पैरों में झुंझुनाहट, सुनपन, चींटी काटना, ऐसा कुछ सिम्टम्स तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं। कॉम्प्लिकेशंस के लिए हमें अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, या अगर हमारा शुगर का कंट्रोल ख़राब है तो उसे हमें बेटर करना होगा, ताकि ये लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा ना प्रूव हो जाए फ्यूचर में। इलाज क्या है किसी की अगर डायबिटीज़ हो गई है तो? ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं कहूँगी लाइफस्टाइल, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप 10 से 15% आपका जो एग्जिस्टिंग वेट है उसको लॉस कर लें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अच्छा। फिर आते हैं हम दवाइयों पर, है ना। दवाइयाँ हमारी कुछ होती हैं जो हम खाने से पहले देते हैं, हम बोलते हैं कि खाने के बाद खाना। अभी स्पेशली काफ़ी हफ्ते में एक बार ही लगने वाले इंजेक्शन्स भी आ गए हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, वज़न कम करने में हेल्प करते हैं। ये हो जाती है हमारी ओरल मेडिकेशंस। फिर हम सेकंड होता है हमारा इंजेक्टेबल, जिसमें हमारी इंसुलिन्स होती हैं। अब इंसुलिन्स कई प्रकार की होती हैं। कुछ हम खाने से पहले लेते हैं जो 6 घंटे 8 घंटे तक काम करती हैं, तो आपको हर मील से पहले लेनी पड़ती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक टाइम इंसुलिन लगती है, वो होती हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो 24 घंटे के लिए शरीर में काम करती हैं। बट कुछ लोगों का ऐसे डर रहता है कि अगर एक बार इंसुलिन चालू हो गई तो वो फिर कभी बंद नहीं होती। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। बहुत लोगों को लगता है कि लत लग जाएगी शरीर को, मेरा तो इंसुलिन का सिस्टम बंद हो जाएगा, बट ये बहुत बड़ी मिथ है। इनफैक्ट कितने पेशेंट्स हैं जिनको हम इंसुलिन शुरू करते हैं और बंद करते हैं, क्योंकि आपको ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अभी शुगर बढ़ रहा है उसको जल्दी ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। धीरे धीरे हम शुगर को इम्प्रूव कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्योंकि जिस समय आपकी शुगर बढ़ती है तो बॉडी एक एडवांस ग्लाइकोसाइलेटेड एंड प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं, अच्छा। उनको बना लेती है, और वो लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी में रहते हैं और कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। तो हमें हिट अर्ली हिट हार्ड का कॉन्सेप्ट है डायबिटीज़ में, कि जल्दी से पेशेंट की शुगर्स को नीचे लाओ ताकि उसे फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ना हो।
प्लस इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत टाइम ड्यूरिंग सर्जरी आती है, ड्यूरिंग इन्फेक्शंस आती हैं, और इनको बहुत इजीली बंद किया जा सकता है। सपोज मोटे लोगों की अब बात कर लें कि मोटे लोगों ने अगर वेट लॉस कर लिया तो इंसुलिन बंद हो जाएगी। तो लत लग जाना एक बहुत बड़ा मिथ है। मान लो किसी का अगर डायबिटीज हो गई, वही ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कैसे उसकी अपनी ग्लूकोज को मॉनिटर करे, वो अपनी शुगर को कि सही आ रही है ज़्यादा आ रही है? यस। तो अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस भी हो गई है। पहले हमारे पास सिर्फ ग्लूकोमीटर्स थे जिसमें आप फिंगर प्रिक करते थे, उसमें कैपिलरी ब्लड से शुगर नापी जाती है। बट आजकल आपको पता है कि CGMS डिवाइसेस जो कि हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें एक सेंसर होता है, उसको आप अपनी बॉडी के साथ लगा देते हैं, ठीक है। वो 14 डेज के लिए कंटिन्यूसली आपकी शुगर को नापता है, और मोबाइल में एक ऐप होती है जिस पे वो आपका शुगर का पैटर्न दिखता रहता है। और अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आपकी शुगर लो जा रही है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, तो एक अलार्म आएगा। तो आपको प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। 14 डेज टू 15 डेज के लिए आपने वो डिवाइस को लगा लिया, उसके साथ आप नहा सकते हैं, सो सकते हैं। वो कंटिन्यूसली आपके ग्लूकोज को मॉनिटर कर कर एक पैटर्न दे देगी, हमें एक चार्ट दे देगी कि इन 14 डेज पे किस समय आपकी शुगर कितनी बढ़ी थी या कितनी कम थी या कितनी कंट्रोल में रही थी। अच्छा, तो ये जो आप डिवाइस बता रहे हो, ये स्किन के अंदर लगता है या बाहर की तरफ लगता है? ऐसे बाहर की तरफ लगता है, उसमें एक पतली सी पिन होती है फाइबर जैसी, जो अंदर आपके इंटरस्टिशियल स्पेस जो हम कहते हैं उसमें जाती है, जहाँ से वो ग्लूकोज को नापती रहती है। बट कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है ये। आजकल एआई इतने टूल्स आ गए, इनसे कुछ फ़ायदा मिलता है? ये भी मैं कहूँगी जो एक CGMS है, ये भी एक AI टूल ही है। अच्छा। जैसे प्लस बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें आप डाल सकते हैं कि मैंने इतना खाना खा रहा हूँ, मेरी बॉडी को कितना इंसुलिन मुझे लगाना चाहिए, स्पेशली जो लोग इंसुलिन पे हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रेशोज़ होती हैं, कैलकुलेट करके उसमें AI का हेल्प होता है। प्लस डॉक्टर के साथ एक मॉनिटरिंग बहुत इजी हो गई है। अभी ऐप्स हैं जिसमें पेशेंट अपनी शुगर्स को अपलोड कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर मैं कहीं भी दूर बैठी हूँ, मैं उन ऐप्स पे पेशेंट की शुगर मॉनिटरिंग को देखकर उनकी एडवाइस दे सकती हूँ उनको। उनको मतलब आने की ज़रूरत नहीं है आप? बिल्कुल बिल्कुल। और कई आप इस ऐसे एरिया में हैं जहाँ आपके पास कोई डॉक्टर या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो टेली मेडिसिन जिसे आप कह लीजिए, उससे पेशेंट का फॉलोअप हो सकता है। कोविड के बाद में डायबिटीज़ के काफ़ी पेशेंट बढ़े हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ऐसा? यस, कोविड में एक तो काफ़ी लोगों को हाई स्टेरॉइड्स मिले थे जिसके कारण डायबिटीज़ बढ़ गई है। प्लस इसने हमारे कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को भी अटैक किया है, जिसके कारण हम डायबिटीज़ से प्रोन हो गए हैं। इनफैक्ट टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है, आई थिंक अभी हम आगे बात करेंगे टाइप ऑफ डायबिटीज़ जी। की, उसका भी नंबर हमने पोस्ट कोविड काफ़ी इंक्रीज़ देखा है। ड्यूरिंग कोविड लोगों का बाहर जाना बंद हो गया था, स्ट्रेस की स्टेट थी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल था। उसके बाद ये डायबिटीज़ के नंबर में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो डायबिटीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आप बताना चाहोगे? तो डायबिटीज़ को अगर हम करें ब्रॉडली, जो लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं, और आपकी कुछ अदर हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ होती हैं, और होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा। गेस्टेशनल मतलब जो गर्भावस्था में मदर को डायबिटीज़ होती है, और जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है वो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो इनको वन बाय वन आप थोड़ा समझाओ। बिल्कुल। टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें क्या होता है, शरीर में हमारे पैनक्रियाज होता है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। अगर वो फुली डैमेज्ड हो जाएं तो इंसुलिन शरीर नहीं बना पाता है। ये होती है टाइप 1 डायबिटीज़। इसका ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट इंसुलिन है। इसमें यूजली पेशेंट पतला होता है, उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ नहीं होती है, और ये 6 महीने की उम्र से ज़िंदगी भर कभी भी आ सकती है। अच्छा। तो मेजॉरिटी हमारे जो केसेस होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, ये छोटे बच्चे होते हैं। अच्छा। और ट्रीटमेंट ओनली इंसुलिन, और वो भी इंसुलिन 4 टाइम्स अ डे इनको मिलना चाहिए, छोटे बच्चों को? छोटे बच्चों को भी। इनफैक्ट बहुत हमारे 1 साल 2 साल के बच्चे आते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। फिर दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, जो
मोटे लोगों में होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है जिनकी यूजुअली आफ्टर 40s आता था, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैं आपको बता रही थी कि अभी आजकल हम छोटे बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ देखने लगे हैं। जो गर्दन के अराउंड कालापन दिखना, जिसे हम एकैंथोसिस बोलते हैं, साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये टाइप 2 होता है। जी, जो गर्दन की यहाँ काली काली लाइनें पड़ जाती है। बिल्कुल, बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं अरे मैडम इसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो नहीं रहा है। आपको समझना है ये एक डेंजरस साइन है कि फ्यूचर रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है आपको। एकैंथोसिस बोलते हैं हम इसे मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले मरीज़ होते हैं, इन पे दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती हैं, और ये वेट लॉस कर लें तो कभी कभी डायबिटीज़ रिमिशन में भी चली जाती हैं। बाकी ऑटो इम्यून या जो हेरिडिटरी डायबिटीज़ के अदर फॉर्म्स होते हैं, मोडी वगैरह की दादी को थी, फिर पापा में आई, पापा से बच्चों में आई, ये फैमिली में चलती रहती हैं। ये माइल्ड फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ रहती हैं हमारी। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, इसको रिवर्स किया जा सकता है? तो आई थिंक ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा है वर्ड रिवर्सल। तो मैं कहूँ रिवर्सल वर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, हमें बोलना चाहिए रिमिशन। रिवर्सल मतलब आपने बीमारी को पूरा ठीक कर दिया है और आपको कभी हो नहीं सकती है। जबकि रिमिशन की अगर साइंटिफिकली आप मुझे डेफिनेशन पूछे तो वो है कि 3 महीने के लिए बिना कोई दवाई लिए अगर आपके शुगर पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, ये पैरामीटर्स वो हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। जैसे आपका HbA1c 6.4 से नीचे ही रह रहा है, आपकी फास्टिंग शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, तो उसे हम रिमिशन कहते हैं कि डायबिटीज़ अब के लिए अभी कुछ हमें एक्टिवली दवाई नहीं देनी पड़ रही है, बट लाइफस्टाइल वगैरह से ये रिमिशन में चली गई है। बट येस, यू आर एट रिस्क स्टिल। तो कंप्लीट रिवर्सल नहीं हुआ है, बट ये एक पॉज स्टेट में चल रही है अभी। अच्छा, तो वापस होने के चांस हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें लाइफस्टाइल स्ट्रिक्ट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अर्ली स्टेजेस में पिक हो जाए तो रिमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो कुछ लोग इसमें क्योर वर्ड यूज करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, गलत है नहीं फिर ये? करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें 10-12 साल या 20 साल से डायबिटीज है, क्या उनमें डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? मुश्किल है उन लोगों में। अगर बहुत माइल्ड फॉर्म है तो स्टिल किया जा सकता है, बट इतने साल डायबिटीज़ होने के बाद जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियास के जो इंसुलिन बनाते हैं, वो एक स्टेट ऑफ एग्जॉशन में चले जाते हैं कि अब वो और इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं। तो जो पहले हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से फाइट कर रहे थे कि शरीर में इंसुलिन थी, वो काम नहीं कर पा रही थी, अब जब इंसुलिन है ही नहीं या कम मात्रा में बची है, तो उस स्टेज में पूरा रेमिशन में ले जाना टफ हो जाता है। तो उनमें भी रिमिशन भी नहीं जा सकती, उनके अंदर तो रिमिशन भी नहीं हो सकता? बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वालों के लिए रेमिशन मुश्किल है। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं लाइफस्टाइल के जो डायबिटीज करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? सबसे पहले मैं बोलूँगी ओबेसिटी, हम्म, और इसे एक टर्म भी दिया गया है इंटरेस्टिंग, डायबर्सिटी, मतलब डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी। फिर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस से प्रेसिपिटेट हो सकती है ये। फिर ईटिंग पैटर्न्स आपके जो ख़राब हैं। फिर आपका स्लीप डिस्टर्बेंसेस या जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस कर कर आपके डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाते हैं। कुछ लोगों का जॉब ऐसे होता है जो वो जैसे घर का खाना नहीं खाते, बाहर रहते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं, तो वो कैसे अपनी ग्लूकोज को मॉनिटर करें, कैसे ठीक करें उसको? काफ़ी चैलेंज रहता है ये हमारे लिए, चाहे नाइट शिफ्ट वर्कर्स हों या ऐसे लोग हों। बट आई थिंक एक माइंडफुल ईटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दाल, प्लेन रोटी, सब्ज़ी, हर खाने से पहले सैलड कंज्यूम करना, ये सब चीज़ें पेशेंट कहीं भी हो वो फॉलो कर सकता है। प्लस मेडिसिन्स को स्किप ना करना। अगर आप बाहर भी गए हैं तो एक छोटी सी गोली को अपनी जेमर में डाल के जाइए। और अगर स्पेशली आप इंसुलिन वगैरह पे हैं तो मॉनिटरिंग भी वहाँ चेक करना। आई थिंक ग्लूकोमीटर्स इतनी बड़ी डिवाइस नहीं है, ईजी हैं कैरी करना, वहाँ पर इनको लेके जाना चाहिए। बाहर हैं तो कभी एकदम फास्ट फूड लेके नहीं खाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि एक पैटर्न्ड मील है जो उसको हम ले, मतलब समय पे खाना खा पाएँ। कौन सी मील अच्छी रहती है डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए? तो हम इसमें कहते हैं 3+3 पैटर्न। मतलब आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, और उसके बीच में छोटे छोटे मिड मील स्नैक्स लेना। मतलब ब्रेकफास्ट के बाद आपने
लंच के बीच में एक मील ले लिया है, एक आपने इवनिंग में स्नैक ले लिया है, तो उससे पेशेंट मेन मील में बहुत ज़्यादा नहीं खाता है, प्लस कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये 3+3 पैटर्न एक अच्छा मील पैटर्न है डायबिटीज़ के लिए। मतलब वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे थोड़ा थोड़ा बार बार खा ले, एक साथ ज़्यादा नहीं खाए। हाँ, बट उसमें भी कंटेंट ऑफ फूड इम्पॉर्टेंट है। मेन मील्स होने ही चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बट बीच में मिड मील स्नैकिंग डायबिटीज़ को हम रिकमेंड करते हैं। एक इंडियन घर का सबसे बड़ा सवाल है कि वो चावल खाए, रोटी खाए, ये डायबिटीज़ के लिए कैसे नुकसानदायी है? तो आई थिंक डायबिटीज़ में मॉडरेशन इज़ द की। एक अमाउंट भी इम्पॉर्टेंट है। यस, चावल से एकदम स्पाइक्स ज़्यादा होते हैं, बट हमारी काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये कंज्यूम किया जाता है। राइस उनकी स्टेपल डाइट है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि उसको बैलेंस करिए। अगर मैंने कम राइस लेकर उसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी है, मैंने उससे पहले सैलेड कंज्यूम करना है, उसके साथ सब्ज़ी लेनी है, तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और जो आप दूसरा मेरे से रोटी का पूछ में रहे हैं, उसमें हम कहते हैं कि प्लेन आटे को, व्हीट को अवॉइड करके थोड़ा सा जौ का आटा हो गया, चने का आटा हो गया, थोड़े से जो मिलेट्स हैं उनको ऐड करने से जो आपकी पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स हैं वो कम रहती हैं। मिक्स करके इनको आटे की रोटी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक डायबिटिक को प्लेन गेहूं ना खाकर मिक्स्ड आटा, जो आप राजस्थान में कहे तो बहुत पॉपुलर पैटर्न है और अच्छा है कि बेजड़ की रोटी बेजड़ खाना। की रोटी। हाँ, तो इन से हमारी शुगर की स्पाइक्स जो हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं और पेशेंट का ग्लूकोज कंट्रोल बेटर हो जाता है। आजकल लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, ये सही है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कुछ क्वांटिटी में सेफ हैं, एंड स्पेशली आपके जो मॉन्क शुगर नेचुरल हो गए, स्टीविया हो गए, इनको डायबिटिक्स कंज्यूम कर सकते हैं। अगर किसी का मीठा खाने का मन हो तो क्या गुड़ या शहद खा सकता है वो? बिल्कुल नहीं। नेचुरल इज़ नॉट इक्वल टू सेफ। तो इनसे आप कह लीजिए सफ़ेद चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गया, देसी खांड हो गया, इनके बाद जो शुगर स्पाइक होता है वो सेम होता है। तो आपको ऑल फॉर्म्स ऑफ शुगर्स शुड बी अवॉइडेड डायबिटिक्स के लिए। तो उनके लिए जो एक मैं कहती हूँ मीठा जो आपके लिए बेस्ट है वो फल का मीठा ही है। एक ऑयल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों की, कौन सा ऑयल यूज़ करें, कौन सा नहीं करें? बिल्कुल, हमें ना ऑयल रोटेशन पे यूज़ करना चाहिए। कुछ महीने कुछ ऑयल यूज़ करिए और कुछ महीने बाद उसको चेंज कर दीजिए। 1 से 2 चम्मच घी भी सेफ़ है और लेना चाहिए हमें। बाकी अगर इंडियन कुकिंग की बात करें तो बेस्ट है आपका सरसों का तेल, फिर आप ग्राउंड नट या जो आप मूंगफली का तेल कहते हैं वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल वगैरह है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। प्लस इंडियन कुकिंग में जो ट्रेंड है ऑलिव ऑयल, उसमें फ्राई नहीं करना चाहिए हमें। ऑलिव ऑयल को सैलड्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, बट फ्राइंग के लिए मत यूज़ करिए। अपने ऑयल को ऑल्टरनेट करिए कुछ कुछ महीने के बाद। देसी घी खा सकते हैं? 1 से 2 चम्मच खा सकते हैं डेली का? डेली का, बट उसके साथ यस फिजिकल एक्टिविटी रिमेन्स इम्पॉर्टेंट। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं इनके लिए कौन सी सब्जी या दाल अच्छी है? मेजॉरिटी ये खा सकते हैं, बट हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो ज़मीन से नीचे उगने वाली सब्जियां होती हैं उनको कम क्वांटिटी में खाना है। अब आप विंटर्स में कह लीजिए थोड़ा सा चकुंदर हो गया, गाजर हो गया, आलू हो गया, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। हाई फाइबर वाली सब्जियां खा सकते हैं। फ्रूट्स में भी एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, मतलब कोई चीज़ मैंने खाई उसने कितनी जल्दी मेरी बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ाया। तो इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपका आता है केला, चीकू, अंगूर। तो इनको हम कहते हैं कि कम क्वांटिटी में खाना है, मतलब 25 ग्राम तक खा लीजिए। फिर आपके मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है सबका फेवरेट आम। तो हम कहते हैं कि 50 ग्राम तक आम खा सकते हैं। जो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हो गए आपके, जिसमें आपका हो गया संतरा हो गया, नाशपाती हो गई, अमरूद हो गया, सेब हो गया, इनको 100 ग्राम तक आप डेली ले सकते हैं। बट फ्रूट को खाने के साथ मत कंज्यूम करिए, एज अ मिड मील स्नैक करिए कि मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया है, मैंने लंच खा लिया है, उसके बीच में जो वो एक स्नैक है वो मैं फ्रूट को लेंगी। लेकिन अपने इंडिया में ऐसे थोड़ी होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ खा ले, जब तक पेट नहीं होता तब तक खाएंगे वो तो। बिल्कुल सही। तो पोर्शन कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप खा सब चीज़ों के सकते हैं,
बट क्वांटिटी को लिमिट करना, माइंडफुली खाना कि अब मेरा पेट भर गया है, मुझे रुकना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो क्या करते हैं, उनको खाना तो कम ही खाना होता है, लेकिन वो वैरायटी जो फूड चाहिए होता है उनको, थाली के अंदर 10 चीज़ें चाहिए होती, थोड़ी थोड़ी खाएंगे सब में से। तो ये सही है? ये बहुत सही नहीं है। एक चीज़ को प्रॉपर अमाउंट में लेकर आपको उसी को खाना चाहिए और फिर रोटेट करिए। एक तो आप कैलोरीज का कंट्रोल लूज कर देते हैं कि कितना मैंने खा लिया है, सब करते ही बहुत हाई कार्ब्स पहुंच जाते हैं, हाई क्वांटिटी पहुंच जाती है। तो प्रॉब्ली एक दाल, एक सब्जी रखना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो सैलेड खाते हैं लोग, ये खाने से पहले खाना चाहिए या बाद में खाना चाहिए? अच्छा सवाल है ये आपका, क्योंकि हम हर डायबिटिक को कहते हैं कि इस सैलेड को खाने से पहले कंज्यूम करिए। जब हम सैलेड को पहले कंज्यूम कर लेते हैं तो जो मेरे खाने से शुगर बढ़नी थी वो स्पाइक्स काफ़ी कम हो जाते हैं और कंट्रोल बेटर मिलता है हमें शुगर का। अच्छा, तो पहले खाना चाहिए। बिल्कुल, पहले खाना एक अच्छी हैबिट है। जितने भी पेशेंट्स के अगर डायबिटीज़ है तो वो नॉनवेज खा सकते हैं? सेफ है उनके लिए नॉनवेज खाना? बिल्कुल खा सकते हैं, फूड एक चॉइस है, बट रेड मीट वगैरह को हम थोड़ा अवॉइड करने को बोलते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन की जो डिशेस खा रहे हैं उनको ग्रिल करके खाइए या कम ऑयल में खाइए। तो फूड इज़ अ चॉइस। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें कुछ आवर्स ऑफ ईटिंग होता है और कुछ आवर्स ऑफ फास्टिंग होता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग भी कहते हैं। जैसे इसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, मतलब 16:8 हो गया कि 16 आवर्स के लिए पेशेंट फास्ट करेगा, 8 घंटे के लिए खाएगा। कई बारी ये 12:12 होता है, मतलब 12 घंटे के लिए पेशेंट खाएगा और 12 घंटे के लिए पेशेंट फास्ट करेगा। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इसके क्या बेनिफिट्स है? बेनिफिट्स ये है कि जो वो फास्टिंग विंडो होती है जब पेशेंट कुछ नहीं खा रहा है, उसमें पेशेंट पानी ले सकता है या ब्लैक कॉफ़ी, मतलब जिसमें ज़ीरो कैलोरीज हैं, वो चीज़ें कंज्यूम कर सकता है। उस समय हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है बॉडी की, वो इम्प्रूव होती है। जो लिवर और पैनक्रियाज में फ़ैट जमा होता है वो मोबिलाइज होता है। तो एक बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल हमें ओवरऑल मिलता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। बट अगर आप मेरे से डायबिटिक्स के बारे में स्पेसिफिकली पूछें तो ये हर डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई ऐसी दवाई खाई हुई है जो आपको रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया करती है और आपने प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर ली तो वो डेंजरस हो सकता है। इसे अंडर सुपरविजन ही करना चाहिए। डायबिटीज़ और स्लीप का आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है मैं कहूँगी। इनफैक्ट हमारी अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन कहती है कि 6 से 8 घंटे नींद असेंशियल है। बॉडी में हर हार्मोन का एक साइक्लिकल रिदम है और अगर ये स्लीप हमारी एडिक्वेट ना हो तो वो रिदम बिगड़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, डायबिटीज़ के चांसेस तभी शिफ्ट वर्कर्स जो हम कहते हैं रात में काम करते हैं या जिसमें स्लीप का एडिक्वेट नहीं होता है, उनमें ये रिस्क डायबिटीज़ का बढ़ता है। तो ऐसे लोग कैसे मैनेज करें फिर? हर पेशेंट को तो हम नहीं कह सकते कि अपनी जॉब छोड़ दीजिए। बेस्ट होता है कि आप एटलीस्ट कुछ डेज इन अ मंथ ऐसे फॉलो करें जहां आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप सनलाइट के साथ जाग रहे हैं, सनसेट के साथ सो रहे हैं, और कुछ दिन आप शिफ्ट वाली जॉब करिए। अगर आप जॉब को बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते हैं और आपकी पूरी साल की जॉब ऐसे है कि आपको नाइट में काम करना है, तो आपको अपना पैटर्न मील ऑफ ईटिंग या आपकी जो खाने का पैटर्न है उसको जॉब के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप रात को जा रहे हैं, उस रात को अपना ब्रेकफास्ट ट्रीट करिए। वहाँ पर मेजॉरिटी लोग अब जंक फूड खा लेंगे जब जॉब पे होंगे, तो वो नहीं करना है। जो रात का है उसको लंच ट्रीट करिए। जब आप सुबह घर सोने जा रहे हैं उसको अपना डिनर ट्रीट करिए। प्लस आपको फिर इंश्योर करना होगा कि सोने जा रहे हैं तो रूम में कंप्लीट डार्कनेस है, नॉइज़ नहीं है, फिर घर वाले लंच के लिए ना उठा दें आपको। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना साइकिल रिवर्स करना पड़ेगा पूरा। वो जैसे कि इंडिया से अगर अमेरिका कोई बंदा जा रहा हो तो उसको 18 घंटे का बीच में वो करना ही पड़ता है एडजस्ट। टाइम जोन, हाँ। हाँ। तो ये बॉडी के लिए एक काफ़ी बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि हॉर्मोन्स लाइट पे डिपेंडेंट है। दिन में इतनी ब्राइट लाइट मिली, हॉर्मोन सिक्रीट हो रहे थे जो आपको डे के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और आप तो सोने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिसमैच रहता है, क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है।
कौन सी एक्सरसाइज डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए बेस्ट होती है? तो हमें ना कॉम्बिनेशन करना चाहिए हम्म, एरोबिक एक्सरसाइजेस का और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मतलब एरोबिक एक्सरसाइजेस में आपकी आ गई सिंपल वॉकिंग कह लीजिए, जॉगिंग कह लीजिए, साइकिलिंग हो गई। इसको एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में करिए और ईच का ड्यूरेशन 30 to 45 मिनट्स होना चाहिए। और फिर हम कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसमें आप कहिए कि दीवार के अगेंस्ट आप पुश कर रहे हैं या मिनिमल डंबल्स कर रहे हैं। इनको एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक करना चाहिए। तो इन दो एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन फॉलो करना बेस्ट है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। ब्रिस्क वॉक के बारे में काफ़ी सुनते हैं, क्या होता है ब्रिस्क वॉक? तो ब्रिस्क वॉक में हम ना 50 to 75% जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और मैक्सिमम हार्ट रेट आप निकालते हैं अपना 220 में से अपनी उम्र को माइनस कर दीजिए, तो ऑलमोस्ट ये 100 से 130 के बीच में आता है। और अगर मैं कॉमन भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो कि अगर आप किसी के साथ वॉक कर रहे हैं तो आप उससे बात ना कर पाएँ, इतना आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है, उसको एक ब्रिस्क वॉक मानते हैं हम। अच्छा, तो उस स्पीड पे अपने को चलना है कि अपनी हार्ट रेट 120-130 के आसपास रहे? बिल्कुल। बट इसमें इंश्योर होना चाहिए कि आप कोई ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट नहीं है, इस समय आपको कोई डिजीनेस या सिंकोप नहीं हो रहा है। और इसको ग्रेजुअली बढ़ाइए, पहले दिन जाकर भागना मत स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें एज का कुछ स्पेसिफिक होता है कि इस एज के बाद वालों में ज़्यादा सही रहती है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर जने को वॉक करनी चाहिए। इनफैक्ट जो एक कॉन्सेप्ट है कि अरे अब मैं डंबल्स उठाऊं इस उम्र में, ये गलत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बूढ़े लोगों में या आई वुड से 40 इयर्स 50 इयर्स के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ 40 50s को बूढ़ा मत मानना। सो आई फील कि 40s एंड 50s इज़ द न्यू यंग हम्म, है। तो उसमें एज के साथ हमारा मसल लॉस होता है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके इन मसल्स को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस एल्डरलीज में जो एक कोऑर्डिनेशन होता है माइंड एंड मसल का, वो वीक हो जाता है। तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर कर मसल को प्रिजर्व करना है, इस कोऑर्डिनेशन को बेटर करना है। स्ट्रेस और डायबिटीज का आपस में क्या रिलेशन है? कई लोग को लगता है कि क्या स्ट्रेस से डायबिटीज़ हो जाएगी, तो एग्जैक्टली स्ट्रेस से डायबिटीज़ नहीं होती है, बट जो आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है वो वर्सन हो जाता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स निकलते हैं, लाइक कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ये हमारी शुगर्स को स्पाइक करा देते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस में हमारा जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो वर्सन हो जाता है और शुगर मैनेजमेंट एक चैलेंज बन जाता है इनफैक्ट हमारे लिए। पब्लिक को डायबिटीज के बारे में सबसे ज़्यादा झूठ कौन सा बोला जाता है? आपकी शुगर नॉर्मल है, दवाई बंद कर दीजिए। ये सबसे ये बड़ा झूठ। बिल्कुल, हर रोज़ हम ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, हम्म, इतना बढ़िया शुगर कंट्रोल हो गया होता है, पेशेंट को एक गोली पे शिफ्ट कर दिया। अरे मैडम, नॉर्मल आ रही थी इसलिए बंद कर दिया। नॉर्मल शुगर गोली पे आ रही थी, अगर आप बंद करेंगे वो बढ़ेगी। हम्म। आप डॉक्टर के फॉलोअप में रहिए, जैसे ही हमें लगेगा कि आपकी शुगर्स इंप्रूव हो रही है, हम खुद दवाइयों को कम कर देंगे। शुगर और ओबेसिटी के बीच में क्या कनेक्शन है? तो जो डाइवर्सिटी टर्म आई है, हम्म, ये है कि ये इंटर रिलेटेड ही हैं। जैसे ही आप ओबेसिटी आप में ज़्यादा बढ़ती है, आपका डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। प्लस जब आपको डायबिटीज़ होती है तो बॉडी ग्लूकोज को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। प्लस बहुत सारी ऐसे डायबिटीज़ की मेडिकेशंस है जो वेट गेन करती हैं, तो ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इंटर रिलेटेड है। आप ओबेसिटी का इलाज करिए, आपकी डायबिटीज़ बेटर हो जाएगी। क्या डायबिटीज का इलाज करने से ओबेसिटी बेटर होती है? आजकल बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ आ गई हैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट में, जो मोंजारो करके नाम है, ओज़म्पिक करके है, विगोवी है। ये बनी थी डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए, बट ये अब वेट लॉस के लिए भी अप्रूव हो गई हैं। कौन सी 3 गलतियां जो डायबिटीज वाले पेशेंट करते हैं? खुद से दवाई बंद कर देते हैं। अ, उनको लगता है कि दवाई से तो मेरी किडनी और लिवर ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। सेकंड होगा, बहुत से पेशेंट फलों पे ज़ोर देते हैं कि फल खाने से मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती है। प्लस रेगुलरली चेकअप नहीं कराते हैं। कुछ सिम्टम्स आते हैं, उनको इग्नोर करते रहते हैं कि जब तक किडनी ख़राब ना हो जाए या आँखों की रोशनी ना चली जाए। कुछ लोगों में ऐसे होता है कि जैसे किसी को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो उनका ऐसे होता है कि यार अब मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, इंसुलिन ज़्यादा लगवा लेंगे अपन। ऐसा करना चाहिए उनको? बिल्कुल नहीं करना चाहिए,
इनफैक्ट आपने बॉडी को इतना लोड ग्लूकोज का दे दिया है, उससे कोई ना कोई आपकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, आपने इंसुलिन और लेंगे और वेट गेन करेंगे, तो आप वो एक विशियस साइकिल में फंसते जाएंगे। ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें शादी या प्रेगनेंसी के बाद में वेट बढ़ जाता है, तो ये वेट जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से कम क्यों नहीं होता? बॉडी का एक सेट पॉइंट होता है। जैसे ही आप वेट लॉस करते हैं ना, तो बॉडी को लगता है अरे नहीं, मुझे तो वो वापस गेन करना है क्योंकि मेरा सेट पॉइंट इतना है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए वेट लूज़ करना हमेशा एक चैलेंज है। बॉडी वेट लॉस को एक बहुत स्ट्रेस मान के मोर ससेप्टेबल है, जबकि वेट गेन करते जाइए, बॉडी का नेचुरली ऐसा थ्रेशोल्ड है कि वो वेट गेन पे इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, बट वेट लॉस होता है तो वो उसे गेन करने की कोशिश जल्दी में करती है। कई फीमेल्स में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो उनमें हार्मोन्स का मेन रीज़न क्या है? हाँ, सबसे कॉमन बीमारी है पीसीओडी। आपने हर जगह इंटरनेट पे सुना हाँ। होगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, फीमेल्स में मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। इसका भी मेन कारण मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। तो ये वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है। बाकी कारण आपके थायराइड से रिलेटेड हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, और थोड़े से रेयर हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन का भी इनमें रोल है। कई फीमेल्स में ऐसे कंसर्न रहता है कि उनके मीनोपॉज के बाद में उनमें हॉट फ्लैशेज या गर्म लगना बॉडी में ऐसे होता है, तो ये क्यों होता है ऐसे? मेनापॉज एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर फीमेल की ओवरी में फॉलिकल्स ख़त्म हो गए हैं। मतलब जो फीमेल मेन हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसका सडन डिक्लाइन हो जाता है। जब ये सडन डिक्लाइन होता है तो इससे हमारा बॉडी में है एक हाइपोथैलेमस, जिसमें एक टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम होता है। जब ये ईस्ट्रोजन डिक्लाइन होता है तो बॉडी उस टेम्परेचर को ठीक से सेंस नहीं कर पाती है, तो फीमेल्स को हॉट फ्लैशेस आते हैं, जिनको उनको एकदम बहुत सी गर्माहट उठती है बॉडी में। फिर वो थोड़े टाइम के बाद खुद रिजॉल्व हो जाती है। तो ये वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज है। पुरुषों में हॉर्मोन्स की बात कम होती है, तो पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसकी क्या वजह होती है? मुझे लगता है पुरुषों के हेल्थ की बात ही हम ओवरऑल कम करते कम हैं। करते हैं। उन्होंने पूरा फैमिली का बर्डन तो लिया होता है, पर हर चीज़ को बेचारे इग्नोर करते रहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है मेन। और प्लस एक बहुत बड़ा मिथ है जो मुझे लगता है सोसाइटी में, कि टेस्टोस्टेरोन को सिर्फ फर्टिलिटी से रिलेट किया जाता है, कि बच्चा नहीं हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो ध्यान दे लेते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन के अदर रोल्स हैं उनको ऑफन हम भूल जाते हैं। क्या जैसे फीमेल्स में मीनोपॉज होता है वैसे मेल्स में मीनोपॉज होता है क्या? हाँ, इसके लिए एक टर्म है एंड्रोपॉज बोलते हैं हम उसे। बट ना जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो बहुत कम है। 40 साल के बाद या कई स्टडीज़ कहते हैं 30 साल के बाद हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है मेल्स में। बट ये डिक्लाइन एकदम सडन नहीं है कि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एकदम ख़त्म हो गया। बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल है। 70 ईयर्स पे और थोड़ा सा ये प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसे हम एंड्रोपॉज बोलते हैं। तो उनमें भी वही कंप्लेंट्स होती है जो फीमेल्स में होती है, जैसे हॉट फ्लैशेज ये सब? नहीं, उनका बिकॉज रेट ऑफ डिक्लाइन इतना फास्ट नहीं है, तो थोड़े से वेग सिम्टम्स होते हैं इनफैक्ट, जिनको पेशेंट स्ट्रेस या नॉर्मल सोच के इग्नोर कर देता है। थोड़ा सा लो एनर्जी फील करना, लो मूड होना, मसल मास का लो हो जाना, ये सब आपके एंड्रोपॉज के रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। कई लोग जिम में जाते हैं, वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो हार्मोन्स को कैसे इम्बेलेंस करते हैं सप्लीमेंट्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आप मानेंगे नहीं बट हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ये वन ऑफ द रीज़न फॉर डाइवोर्स भी बन जाता है। तो ये जब लोग कंज्यूम करते हैं, ये ड्रग एब्यूज़ करते हैं, मैं कहूँगी जिसे एनाबॉलिक स्टेरॉयड एब्यूज़ बोला जाता है हमारी मेडिकल टर्म में। इसमें ये कॉकटेल लेते हैं कि इन्होंने कुछ तो मेल हार्मोन्स ले लिए, जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑक्सैंड्रोलोन होता है, नैंड्रोलोन होता है, और ये 10 से 15 टाइम ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है जो नॉर्मल एक मेल में प्रोड्यूस हो रहा है। इसके साथ ये सिर्फ इनको एब्यूज़ नहीं करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, डायूरेटिक्स, इन सबको भी एब्यूज़ करके एक कॉकटेल बना लेते हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि इवन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ हफ्ते लेने पे भी आपके जो नॉर्मल बॉडी का टेस्टोस्टेरोन है वो सप्रेस हो सकता है, और उसकी रिकवरी को कुछ दिन लगेंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, इसके बारे में हमें नहीं पता होता है।
फिर बाद में इन लोगों को लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स आने लगते हैं, मेल्स में इनफर्टिलिटी हो जाती है। दैट इज़ व्हेन द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स और इन लोगों को रियलाइज़ होता है, बट तब तक बहुत लेट हो गया होता है, क्योंकि रिवर्स करने का इमीडिएट कोई हमारे पास मेथड नहीं है। तो अगर किसी में ऐसा हो गया तो उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हम ग्रेजुअली इनको सप्लीमेंट करते हैं। अब इनमें ये इन्होंने अपने ओन ब्रेन को सप्रेस कर लिया है बाहर से इतनी ओवरडोजिंग करके, तो धीरे धीरे हम टाइम देते हैं ब्रेन को कि वो रिकवर कर पाए। तब तक हम टेस्टोस्टेरोन को बाहर से सप्लीमेंट करते हैं, ताकि पेशेंट्स इन सिम्टम्स से सफ़र ना करे एंड वो ओवरऑल बेटर फील करे। कुछ गोल्डन रूल बताओ जो हार्मोन को बैलेंस रख सके अच्छे से। हॉर्मोन्स को क्योस पसंद नहीं है, वो बहुत ही एक रेगुलेटेड वे में बॉडी में सिक्रीट होते हैं। तो उसी को मैच करने के लिए सुबह सनराइज के साथ उठिए, सनसेट के साथ सो जाइए, एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम करिए, डेली एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस से गैजेट्स से थोड़ा दूर रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए। जिन भी पेशेंट्स के डायबिटीज़ है या जो पेशेंट डायबिटिक होने वाले हैं अब, उनके लिए अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, जो डायबिटीज़ का फिनोमेना इंडिया में हम देख रहे हैं वो एक आइसबर्ग वो है। हम सिर्फ टिप को देख रहे हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ बहुत हो चुकी है, बट लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे अनडायग्नोज्ड रह रहे हैं। जब आप सिर्फ शुगर्स को देख रहे हैं, बट आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, जो आपका कुछ टाइम बाद पता चलेंगे। इसलिए रूटीन स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप मोटे हैं या कोई और कार्डियक इशू वगैरह से सफ़र कर रहे हैं, या आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है। प्लस एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। डाइट एंड एक्सरसाइज किसी भी दवाई को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। तो एक बैलेंस्ड मील, बैलेंस्ड लाइफ, बैलेंस्ड एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम, आपसे हो मैं, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मज़ा आया। आई होप हम लोगों को कुछ अवेयरनेस दे पाए हैं हॉर्मोन्स के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।